नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में महागठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी को मनाने के प्रयास। लालू यादव की मुलायम सिंह से मुलाकात। नीतीश ने की सहयोग की अपील। तुर्की के अंकारा में से G20 देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन। IMF ने जताया भारत पर भरोसा, कहा मंदी का नहीं पड़ेगा भारत पर असर। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नौसेना में महिला अफसरों को मिलेगा स्थायी कमीशन, कहा महिलाओं की तरक्की रोकने की कोशिशें नहीं होंगी बर्दाश्त। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पाठशाला। राष्ट्रपति ने बढ़ाया राजनीति और इतिहास का पाठ। प्रधानमंत्री ने कहा विद्यार्थी हैं शिक्षकों की पहचान। और यूरोप में गहराया शरणार्थी संकट। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली समेत कई यूरोपीय देशों का मदद बढ़ाने पर जोर। 14 सितंबर को यूरोपियन यूनियन की अहम बैठक। और आइए देखते हैं पहली खबर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती का जोखिम बढ़ चुका है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक से पहले IMF ने ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट्स एंड पॉलिसी चैलेंजेस रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत दिए गए। IMF के मुताबिक वैश्विक सुस्ती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में निकट भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि आने वाला वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों से भरा है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में आर्थिक सुस्ती का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनुमान से कहीं ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन ऐसे माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर परिदृश्य की उम्मीद जताई गई है। IMF के मुताबिक भारत में घरेलू मांग बढ़ रही है। इसमें कमोडिटी की आयात कीमतों में गिरावट सबसे बड़ी वजह है। साथ ही हालिया नीतिगत सुधार, निवेश में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिल रही है। हाउसिंग सेक्टर, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, वो, और पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ये बड़े गर्दिश में हैं। और अगर इनको तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो पावर सेक्टर तो एक ऐसे मुकाम पे है कि जब कोलैप्स भी हो सकता है। IMF की रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2015 के लिए 3.3% विकास दर का अनुमान रखा गया है, जो 2014 के 3.4% से थोड़ा कम है। वहीं अमेरिका इस दौरान 2.5%, जबकि यूरोजोन के देश 1.5% की दर से विकास कर सकेंगे। चीन के लिए आंकड़ा 6.8% होगा, जो 2014 के 7.4% से कम है। इनके उलट भारत के लिए विकास दर का आंकड़ा 7.5% रखा गया है। चीन के शेयर बाजारों में जून से ही गिरावट का दौर जारी है। चीन की सरकार अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 11 अगस्त को अपनी मुद्रा युआन का अवमूल्यन भी कर चुकी है। जितने भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी और डिफिकल्ट एंड टफ होगा। तो उन्होंने एक तरह से ये अनफेयर हम कहेंगे, क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया है। IMF का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाहरी उतार चढ़ाव का कम असर दिख रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में, खासकर बैंकिंग सेक्टर में आर्थिक असंतुलन बना हुआ है। महंगाई के आंकड़ों में अनुमान से ज्यादा कमी से नीतिगत ब्याज दर में कटौती के लिए गुंजाइश पैदा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने महंगाई बढ़ने के जोखिम को लेकर भी आगाह किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इस बीच तुर्की की राजधानी अंकारा में आज से G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक शुरू हुई। भारत का मानना है कि कई देशों, खासकर चीन की मुद्रा का अवमूल्यन वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। बैठक में शिरकत कर रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी साफ कर दिया कि G20 देशों को मुद्रा अवमूल्यन के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उस बीच RBI गवर्नर रघुराम राजन ने बाजार में जारी उथल पुथल और अमेरिकी ब्याज दर पर जारी संशय को लेकर निवेशकों में भरोसा जगाने की कोशिश की। G20 के कारोबारियों के संगठन को संबोधित करते हुए राजन ने कहा कि बाजार में गिरावट का सिलसिला स्थायी है, लेकिन उनके मुताबिक इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कम निवेश को बड़ा खतरा बताया। RBI प्रमुख ने कहा कि लोग बचत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन खर्च कम हो रहा है। और इस मौके पर
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने G20 देशों से ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा करने पर ध्यान देने की ज़रूरत बताई। तो जहां IMF भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है, अनुमान जाहिर कर रहा है, भारतीय बाजारों में गिरावट का दौर जारी है। मौजूदा हफ्ता भारतीय बाजार के लिए बेहद निराशाजनक रहा। खराब वैश्विक संकेतों ने घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ाने का काम किया है। एशियाई बाजारों में तेल गिरावट का असर घरेलू बाजारों पर देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में ही बाजार करीब 1% तक टूट गए। बाजार की चाल जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, गिरावट और गहराती चली गई। बाद में सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। घरेलू बाजार 13 महीने के निचले स्तरों पर बंद हुए। BSE का सेंसेक्स 563 अंक की गिरावट के साथ 25,202 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं NSE का निफ्टी 168 अंक की कमजोरी के साथ 7,655 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर और निफ्टी के 50 में से 46 शेयर लाल निशान में बंद हुए। The reasons are the same reasons which I told you a few days back. In the absence of any positive trigger, there is a huge unwinding happening. The foreign investors, they are getting a little disenchanted with the market. इस हफ्ते सेंसेक्स में 4.5% और निफ्टी में 4.3% की गिरावट दर्ज की गई है। ये एक हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी में 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 8% की गिरावट आई है। हालांकि लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद गुरुवार को बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। इसकी वजह से सेंसेक्स में 311 जबकि निफ्टी में 106 अंक की बढ़त देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सदस्य IMF रेणु कोहली जी हैं। रेणु जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना ये चाहूँ कि जिस तरीके से रिपोर्ट जो आ रही है, जो संकेत दे रहे हैं IMF में, जो चर्चा शुरू हुई है, दुनिया के एक बड़ा संकट है जिसका अनुमान सभी लगा रहे हैं, लेकिन भारत के लिहाज से अगर कहें तो कुछ अच्छे संकेत भी हैं कि यहाँ पर एक उम्मीद है, एक संभावना दिखती है। कैसे देखती हैं आप इस पूरी रिपोर्ट को और जब तक संकेत दे रही है रिपोर्ट? IMF का कहना इंडिया के, भारत के बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया जो है बाकी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज जो हैं उनसे अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि वो एक शायद सिंगल या मतलब जो बहुत कम कंट्रीज होती हैं 2-3, उनमें से वो है कमोडिटी इंपोर्ट करता है, माने कि तेल और बाकी जो है मेटल्स और इस तरह की कमोडिटीज़, उन सब के प्राइसेस नीचे चले जा चुके हैं और बहुत हद तक चले जा चुके हैं। तो उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होता है। और IMF का जो प्रोजेक्शन है भारत की विकास दर के बारे में या आउटलुक के बारे में, वो डोमिनेंटली इसी के ऊपर बेस्ड है कि भाई अगर कीमतें कम होती हैं ऑयल वगैरह की जो कि वो इंपोर्ट करता है, तो उसको जो है 3 तरफ से बेनिफिट होता है। नंबर 1, जहाँ की जो इंपोर्ट बिल है हमारा और जो उससे जो जुड़ा हुआ करंट अकाउंट जो डेफिसिट होता है वो सुधरता है। नंबर 2, इन्फ्लेशन जो है वो कम होता है। और नंबर 3, भारतीय सरकार की जो बैलेंस शीट है, फिस्कल सिचुएशन, उसमें सुधार आता है, क्योंकि काफ़ी कुछ सब्सिडीज़ जो हैं फर्टिलाइज़र, फ्यूल और उनकी काफ़ी खपती जो है, बिल जो है कम हो जाता है। तीसरा ये है कि जो कंजम्पशन, जो डोमेस्टिक घरेलू जो डिमांड है, उसके ऊपर जो ग्रोथ होती है, उससे इंडिया की इम्प्रूवमेंट आती है, सिंपली बिकॉज कि जिसकी इनकम 100 रुपये थी या 2,000 रुपये थी, कीमतें कम होने से वो जो रियल टर्म्स में जो है उसका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। तो इन सब पिलर्स के आधार के ऊपर IMF का जो प्रोजेक्शन है भारत के बारे में, वो सही है। और आगे चलते हुए बाकी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज के हिसाब से वो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक देखते हैं। और जिस चिंता का जिक्र, ये कहने पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क, जी आप कंटिन्यू करें। रिस्क नहीं है इंडिया का, मेरे मानने में। हाँ जी, ओके। इंडिया का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि फंडिंग गैप जो है इंडिया का, वो एक नेट इंपोर्टर है कैपिटल का। तो फॉरेन फ्लोज जो हैं वो जो सारी जो फाइनेंशियल मार्केट अनसर्टेनिटी हो रही है चाइना को लेकर, US, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, उसकी वजह से जो है कैपिटल फ्लो जो है बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगता है इंडियन मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में,
उसकी जो रिवर्सल वापस बाहर जाना वो शुरू हो गया है। अगस्त में जैसे 2.5 बिलियन जो है $2.5 बिलियन नेट आउटफ्लो हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है इंडिया के लिए। उसका फिर इम्प्लीकेशन वापस आता है। चिंता जाहिर की रघुराम राजन ने चीन की करेंसी को लेकर उसके मैं कहूँ कि जो एक बड़ा संकेत उन्होंने दिया कि जिस तरीके से संकट चीन में है और जो उनकी करेंसी है उसको डेवल्यूएशन को लेकर अभी तक संकेत दिख रहे थे, क्या किस तरीके से ये भारत को एक बड़े चिंता के तौर पर देख रहा है या भारत के लिहाज से एक बड़ी चिंता इसे लेकर है, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा? चिंताजनक बात तो है। एकदम नियर टर्म में आप देखिए तो ये सारी जो करेंसीज आफ्टर ऑल जो होती हैं एक्सचेंज रेट्स, वो एक दूसरे के दाम से होती है रिलेटिव टर्म्स में। तो उसका जो एडजस्टमेंट है, एक तो वॉलेटिलिटी होती है एकदम नियर टर्म में, एडजस्टमेंट कैसा बैठता है। आप हर तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि चाइना की करेंसी किस दिशा में जाएगी या किस हद तक नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। उसके साथ साथ क्या है कि पिछले 2 साल से जापान, यूरो और उसके पहले से डॉलर, ये सारी नीचे जा रही हैं, उसकी वजह से कि बाकी करेंसीज के ऊपर इफेक्ट हो ही रहा है। तो रघुराम राजन का ये चिंता व्यक्त करना वो काफ़ी जस्टिफाइड है और इंडिया को अफेक्ट करता है बिल्कुल। सबसे पहले एक्सपोर्ट के मार्केट्स में, जहाँ पे चीन के साथ भारतीय एक्सपोर्टर डायरेक्टली कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पे डेफिनेटली उनको उनके एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होते हैं। और देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिमांड है नहीं। डिमांड एडवांस कंट्रीज़ की जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान, उनकी भी मंदी होती जा रही है। और दूसरा, अगर हम इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ का ब्लॉक देखें, वो चाइना की क्योंकि वो सारी जो हैं ये एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं जो चाइना को प्राइमरी कमोडिटीज़ जैसे तेल, रॉ मटेरियल ये एक्सपोर्ट करती थी, वो उनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त डिरेल हो चुकी है। तो डिमांड वर्ल्ड में है नहीं, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे भी ग्लोबल डिमांड ही इतनी कम हो रही हो, तो करेंसीज़ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो सकता है जी। तो चिंताजनक बात डेफिनेटली है। और रिजर्व बैंक का जो पॉलिसीज़ हैं, वो रघुराम राजन या आरबीआई का भी ये ऐसा व्यू नहीं है कि वो कुछ ऐसा इंजीनियर करें अपनी करेंसी को मैनेज करके कि उसको कमज़ोर करें डेलिबरेटली फॉरेन रिजर्व्स बेच करके। तो ऐसी हमारी नीति नहीं है। चलिए रेणु कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में भारत के लिहाज से विकास दर को लेकर जो प्रोजेक्शन है IMF का, वो कितना सटीक है और किस तरह के अनुमान है। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पर दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। शरण की तलाश में भटकते लोग, कहीं मिली कैद तो कहीं मौत। इंसानियत शर्मसार, दुनिया हैरान, बेवतन लोगों की यही है दास्तान। देखिए RSTV विशेष शरणार्थी संकट, शाम 7:30 बजे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज छात्रों से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में स्थित सर्वोदय विद्यालय के छात्रों को देश के इतिहास, राजनीति, संविधान से लेकर अर्थनीति के पाठ पढ़ाए और उनके सवालों के जवाब भी दिए। शायद इतिहास में ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति क्लास में शिक्षक की भूमिका में नजर आए। इन छात्रों के लिए इस बार का शिक्षक दिवस बेहद खास रहा, और हो भी भला क्यों ना, क्योंकि सामने शिक्षक के तौर पर खुद देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मौजूद थे। शिक्षक के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने छात्रों को देश की अर्थव्यवस्था, इतिहास, राजनीति और संविधान निर्माण के पाठ पढ़ाए। In 1947 we got independence. Why did we wait for 3 years? Because 3 years time was taken to draft the constitution. Constitution was drafted by a constituent assembly which was also elected under the British law, not Indian law. 11वीं 12वीं के इन छात्रों ने शिक्षक बने राष्ट्रपति से अपने मन में घुमड़ रहे कई सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि वो भविष्य में भी छात्रों के सवालों के जवाब देते रहेंगे।
राष्ट्रपति ने इस मौके पर शिक्षकों से भी बातचीत की। Much like a potter, with his skill and soft handling, will mount the mind of the young students, shape them, and leave the permanent impression on them. राष्ट्रपति ने छात्रों से बातचीत के दौरान अपने बचपन के दिनों को भी याद किया और अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपनी मां को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिक्षक दिवस से एक दिन पहले देश भर के बच्चों और शिक्षकों को संबोधित किया। दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में बच्चों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी से ही शिक्षक की पहचान होती है। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर एक बार फिर प्रधानमंत्री बच्चों से रूबरू हुए। स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें जीवन में शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि माँ जन्म देती है और गुरु जीवन देता है। आज का समय उन तपस्याओं का स्मरण करने का समय है कि अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिले होंगे, अच्छे इंजीनियर मिले होंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिले होंगे, तो उसके पीछे कोई न कोई शिक्षक होगा जिसने उसे बनाया होगा और जो देश को बनाने में लगा होगा। कार्यक्रम में 800 विद्यार्थियों और 60 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। करीब 2 घंटे तक चले कार्यक्रम में बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब किए। For lakhs of students aspiring to become engineers, doctors, etc., excelling in a 3-hour competitive exam becomes the whole and sole purpose of education, sacrificing their school life, their childhood and curiosity. Sir, what message do you want to give to them? कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बजाय एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट देना चाहिए। चारों तरफ से उसके विषय में जानकारी इकट्ठी करते हैं। अल्टीमेटली निकलेगा कि भाई उसके चीजों में ये 3-4 चीजें विशेष हैं और जब वो निकले तो उसको बताना चाहिए, देखो भाई तुम्हारे भी, उसके माँ बाप को बताना चाहिए। फिर उसको अपने जीवन की दिशा नक्की करने में बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में 125 रुपए का स्मारक सिक्का और 10 रुपए का सिक्का भी जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महागठबंधन से अलग हुई समाजवादी पार्टी की मान मनोबल की कोशिशें जारी हैं और इन्हीं प्रयासों के तहत आज आरजेडी प्रमुख लालू यादव पटना से सीधे मुलायम सिंह के घर दिल्ली पहुंचे, लेकिन ये बैठक भी नतीजा रही। उधर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि अलग होने से समाजवादी पार्टी का भी नुकसान होगा। महागठबंधन से अलग होने के कुछ ही घंटों के भीतर घटक दलों ने समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। गुरुवार की कोशिशों के बाद शुक्रवार को मुलायम सिंह के समधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। देश के लिए एकदम बिल्कुल खतरा है सभी लोगों के लिए और सब लोग चाहते हैं कि खत्म हो बात है। तो माननीय नेताजी ने काफी डिस्कशन हुआ, बात हुई और हम लोगों ने आग्रह किया कि इस पर विचार आप करें। जेडीयू की ओर से भी शरद यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख को मनाने के मिशन पर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुलायम सिंह को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। रैली में भागीदारी के लिए तो उन्होंने ही भेजा था अपने पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर, अपने प्रतिनिधि के तौर पर शिवपाल जी को। क्या बात है, सब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। मान मनोबल होने दीजिए, मान मनोबल चलती रहेगी। अभी जो है वो रूठी हुई बिहार की जनता को मनाने का वक्त था, तो अपने परिवार को मनाने में सब लोग लगे हुए हैं। चलने दीजिए, परिवार के पलायन को रोकने के लिए मान मनोबल होती है तो उसमें हमें क्या एतराज है। दरअसल बिहार विधानसभा की 243 में से सिर्फ 5 सीटें मिलने पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई थी और गुरुवार को पार्टी ने महागठबंधन से अलग होकर अकेले ही चुनाव में उतरने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केंद्र की एनडीए सरकार के कामकाज पर संतुष्टि जताई है। आरएसएस बीजेपी की 3 दिन की समन्वय बैठक के आखिरी दिन आरएसएस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने उम्मीद जताई है कि सरकार 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को जल्द सुलझा लेगी। बैठक के बाद आखिरी दिन
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए और बैठक में सीमा पार से आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक क्षेत्र में भारतीय चिंतन पर चर्चा हुई। ओसबोले ने कहा है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। राम मंदिर के बारे में सवाल पर उन्होंने गेंद सरकार और कोर्ट के पाले में डाल दी। 14 महीने हुए हैं और भी समय है और बहुत सारे काम करने हैं। दिशा ठीक है, उपलब्धि अच्छी है और आगे बढ़ेंगे। जितना हुआ है इसमें हम दिशा ठीक है, लगन ठीक है, प्रतिबद्धता अच्छी है। इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ने चाहिए, बढ़ेगा। इतना ही हम इनपुट दे रहे थे। आंध्र प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र निश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा में आज वोट के बदले नोट मामले को लेकर जमकर विरोध हुआ। विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। साथ ही विपक्ष ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बयान की मांग की। विपक्ष के भारी अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष के शिव प्रसाद राव को सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी है। अब तक महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ही भर्ती किया जाता था। हाई कोर्ट के इस फैसले से महिला अधिकारियों को नौसेना में उच्च पदों पर काम करने का मौका मिलेगा। नौसेना में अब महिला अधिकारी भी अहम जिम्मेदारियां संभाल सकेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं की प्रगति को नहीं रोका जाना चाहिए। नौसेना की 19 महिला अधिकारियों ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। शॉर्ट सर्विस के चलते महिला अफसर पेंशन की हकदार नहीं होती हैं, क्योंकि इसके लिए 20 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद महिला अधिकारी स्थायी कमीशन और पेंशन की हकदार होंगी। थल सेना और वायुसेना में भी महिलाओं के स्थायी कमीशन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। वैष्णो देवी के दर्शन करना अब और आसान होने वाला है। रेलवे ने जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए 13 जोड़ी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज अंडमान एक्सप्रेस को कटरा तक चलाने के लिए हरी झंडी दी। अगर आप जम्मू कश्मीर यात्रा का लुत्फ ट्रेन से उठाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। रेलवे जम्मू कश्मीर में पटरियां बिछाने का काम तेजी से कर रही है। शुक्रवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने चेन्नई से जम्मू जाने वाली अंडमान एक्सप्रेस को कटरा तक के लिए हरी झंडी दी। जम्मू और कश्मीर को दोनों को जोड़ने के लिए रेल एक बहुत बड़ा योगदान देगा और जम्मू कश्मीर से जुड़ा जाएगा तो रेल से तो ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर देश से भी पूरी तरह से रेल मात्रा से जुड़ा जाएगा। इस मौके पर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क के विस्तार से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रामनगर का स्टेशन अपग्रेडेशन की प्रतीक्षा में है, तो कहने का तात्पर्य ये मान्यवर के ये एक ऐसा क्षेत्र है जो रेल की विकास यात्रा जो सारे देश में बड़ी तीव्र गति से दो शताब्दी से होती रही है, उसके लिए काफी देर से प्रतीक्षा करता रहा है। इस रेलवे लाइन के शुरू होने से चेन्नई समेत बाकी शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी के दर्शन आसानी से हो सकेंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तुर्की में डूबे सीरियाई बच्चे की तस्वीर ने लोगों को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद यूरोप में शरणार्थी संकट पर बहस तेज हो गई। आईएस के बढ़ते खतरों के चलते अफ्रीका, अरब और पश्चिमी एशिया से लाखों लोग यूरोपीय देशों में पनाह लेने की कोशिश में हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये अब तक का सबसे भीषण शरणार्थी संकट बताया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए 14 सितंबर को प्रवासी और शरणार्थियों के मुद्दे पर एक अहम बैठक बुलाई है। इंसानियत को शर्मसार करती ये तस्वीर। 3 साल के मासूम आयलान की इस तस्वीर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर ह्यूमैनिटी वॉश्ड अशोर यानी मानवता पानी में बह गई के हैशटैग ने शरणार्थियों के लिए बहस छेड़ दी है। Bu bir insanlık dramı. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hayvanlar için olsaydı binlerce kez bunun çözümünü oluştururduk ama insan olduğu için आयलान की तस्वीर ने यूरोप में बढ़ रहे शरणार्थी संकट की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है। तुर्की, ग्रीस, सर्बिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया से लेकर जर्मनी तक यही मंजर है। अफ्रीका, अरब और पश्चिमी एशिया से लाखों लोग यूरोपीय देशों की सीमाओं पर पनाह की तलाश में पहुंच रहे हैं। People, not in the refugee camps, but tens of millions of people whose lives have been affected by what is going on in that part of the world.
in a way that is catastrophic, that has put their very survival on a day-to-day basis in jeopardy. That is the reality of the situation that we are dealing with. फ्रांस, ब्रिटेन, इटली समेत कई यूरोपीय देश अब शरणार्थियों के लिए उदार नीति बनाने पर जोर दे रहे हैं। Et puis enfin, il faudra répartir ces demandeurs d'asile, ces réfugiés. Je parle de ceux qui viennent de Syrie notamment. Et nous avons proposé avec la chancelière Merkel. दरअसल मध्य एशिया में लीबिया, सीरिया, इराक समेत कई देशों में IS आतंकियों का प्रभाव बढ़ा है, जिससे लोग पर मजबूर हैं। पिछले साल EU में शरणार्थी आवेदनों की संख्या में 2013 के मुकाबले 65% बढ़त दर्ज हुई। यूरोपियन यूनियन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए 14 सितंबर को प्रवासियों और शरणार्थियों के मुद्दे पर बैठक करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।